क्या हुआ ये है? गंगदी नहीं, हाँ ये वाली, इसको लार्ज कर। ये भाई इतना फुल है, फुल। ओ फुल है। अच्छा। वीना जी, मुझे एक बताना है कि आई वाज बोर्न इन बनारस। ओह, सो नाइस। वो नाना नानी वहां रहते थे। कौन बोल रहे हैं? हाँ, मुंबई से हम जाते थे। कौन कौन बोल रहे हैं? प्रवीणा शाह। प्रवीणा शाह, वेरी नाइस। ओके। Yes. बहुत बहुत याद है मुझे, बहुत सारी। हाँ। 3:30 बजे से शुरू हो जाती थी, लोग पूजा पाठ करते। नहीं, इससे बड़ा नहीं होगा, ये फुल स्क्रीन है ना। इससे बड़ा नहीं होगा। ठीक चलिए है, वीना बस जी, आप इसी में सबको दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। ये हाँ फुल चलिए, आप चालू कीजिए वीना जी। हाँ। चलिए, तो हम आपको ब्यूटी ऑफ बनारस, वाराणसी की ओर ले चलते हैं। और इसी ब्यूटी पर 4 पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। यहाँ प्रेम की गंगा बहती है, यहाँ अमन की देवी रहती है, काशी है इसका दूजा नाम, इस धरती को मेरा प्रणाम। ये है शान बनारस की, यही पहचान बनारस की। ये बनारस सबको म्यूट कर देती हूँ। ठहर जाओ, 1 मिनट ठहर जाओ, सबको म्यूट कर देती हूँ। और अब मैं आपको, आप अपने आप को वीना जी, अब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ओके। तो ये है वाराणसी, बनारस के घाट, विश्व प्रसिद्ध घाट, जहां पर जैनिज्म, बौद्धिज्म, हिंदुइज्म का संगम है, जहां वरुणा और असी का संगम है, जिसके नाम पर इसका नाम पड़ा है वाराणसी। वरुणा प्लस असी, इसलिए इसे वाराणसी कहते हैं। पुराणों में इसका नाम हमेशा लिया जाता है। बहुत पुराना शहर है, इसका अंदाज अभी तक कोई लगा नहीं पाया। थोड़ी बहुत कहीं खुदाई होती है तो लोग अंदाज लगाते हैं कि अच्छा, यहाँ की सभ्यता यहाँ से स्टार्ट हुई होगी, इंडो वैली से भी इसको कनेक्ट करते हैं, लेकिन सबका अंदाज है। लेकिन सही सही समय इस नगरी का आज तक किसी को भी पता नहीं है। हिंदुओं के 7 पवित्र शहर हैं, उनमें से एक है वाराणसी। यहाँ पर गंगा जो है, गंगा के किनारे ये चंद्राकार में, हाफ मून वे में बसा हुआ है। ये अपने पक्के घाटों के लिए प्रसिद्ध है। और इन घाटों को बनाने वाला कोई और नहीं, हमारे मराठे पेशवाज, हमारे भूमियार, हमारे राजा लोग थे, जिन्हें ये जगह बहुत पसंद थी। और इन्होंने बड़ी बड़ी पत्थरों की कोठियां बनाई, 4-4 मंजिल की कोठियां हैं, लेकिन कहीं लिफ्ट नहीं है। ये ऐसे स्लोप पे जाते हैं कि हर गली से आप एक एक फ्लोर पे चढ़ते चले जाइएगा। और फिर इसकी कहते हैं छटा, तो इसका वर्णन ही करना बहुत मुश्किल है, आंखों से देख के ही पता लगता है। बहुत ही सुंदर है घाट यहाँ के। कहीं अहिल्याबाई घाट आपको दिखाई देगा, तो कहीं राणा प्रताप दिखाई देगा, सिंधिया दिखाई देगा। सारे राजाओं के नाम पर यहाँ पर घाट बने हुए हैं। और अब हम यहाँ पर कहते हैं कि मोक्षदायिनी गंगा बहती है। और अब तो इस गंगा को जरूर आप लोग देखने जाइएगा, क्योंकि अब ये गंगा पहले की तुलना में काफी काफी स्वच्छ हो चुकी है। नेक्स्ट स्लाइड भाई साहब। नेक्स्ट नेक्स्ट पर चले। योगेंद्र जी, कहाँ गए योगेंद्र जी? कोई नहीं, कर रहे हैं। परंतु है तो इधर ही, हाँ, लेकिन ये कर रहे हैं, देखिए, कर रहे स्टक हो गई है थोड़ी। अच्छा, यस। हो गई। हाँ, ये है गंगा आरती। लाखों की भीड़ रात को इकट्ठी होती है। सारी गंगा नावों से भरी रहती है और नाव पर सवार बैठे रहते हैं, भीड़ के भीड़। सीढ़ियां भी पूरी भरी रहती हैं। ये गंगा आरती तो अभी शुरू हुई है। मेरे समय में गंगा आरती की किसका सौंदर्य कुछ और ही था।
पूरे कार्तिक के महीने में छोटे छोटे मैट्स में थोड़े थोड़े फ्लावर्स, उसके बीच में टिमटिमाते दीपक लोग गंगा में प्रवाहित करते थे। और एकदम रात के समय में ऐसा लगता था जैसे पूरा सितारों से भरा आकाश धरती पर उतर आया है। बहुत सुंदर आरती होती थी और आज इसका ये आधुनिक रूप है और बहुत सिस्टमैटिक रूप से इसकी आरती होती है गंगा की। नेक्स्ट भाई सर, ये है मणिकर्णिका घाट। लोगों का विश्वास है कि काशी में अगर मौत होगी तो यहाँ पर मोक्ष मिल जाएगा, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और इसलिए बहुत सारे लोग समय पर आके काशी में ही रहना शुरू कर देते थे। मणिकर्णिका घाट बहुत प्रसिद्ध है मोक्ष के लिए। पौराणिक एक कथा है कि शिवा ब्रह्मा के मृत्यु के बाद उनका सर का कंकाल लेकर घूम रहे थे। जब वो काशी पहुंचे तो उन्हें यही उचित स्थान लगा और उन्होंने उस कंकाल को गंगा में डाल दिया और वो उनको मोक्ष मिल गया। ऐसी पौराणिक कथा है और तब से शायद लोगों में ये विश्वास जाग गया है और लोग इस विश्वास के साथ यही इच्छा रखते हैं कि अगर उनकी मौत गंगा के किनारे ना हो तो कम से कम उनकी शव तो गंगा के किनारे प्रवाहित हो जलाई जाए। और मणिकर्णिका के विषय में एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अकबर के दरबार में मानसिंह नाम के थे एक राजा। मानसिंह जब यहाँ आए और जब यहाँ की कहानी सुनी और जब उन्होंने मोक्ष की बात सुनी तो कहे, अरे मोक्ष तो आनंद का विषय है, इसमें रोना क्यों, यहाँ तो उत्सव मनाया जाना चाहिए। और उन्होंने काशी के सभी संगीतज्ञों को इनविटेशन दिया कि आप लोग अपने साज बाज के साथ आइए मणिकर्णिका पर और यहाँ पर उत्सव मनाइए, ये तो मोक्ष की जगह है। लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। तो काशी वैश्याओं के लिए भी बहुत प्रसिद्ध था, तो उन्होंने वैश्याओं को आमंत्रित किया और वो वैश्याएं अपने साज धाज के साथ आती थी, यहाँ पर आई और उन्होंने अपना नृत्य और गायन दिखाया। और तब से ये परंपरा आज तक काशी में चली आ रही है कि मणिकर्णिका पर पर्टिकुलर डे पर वो वैश्याएं आती हैं और यहाँ पर गाना बजाना होता है। मैंने नहीं देखा है। चलिए नेक्स्ट, ये है दूसरा क्रिमेशन ग्राउंड, हरिश्चंद्र घाट। हरिश्चंद्र जी, राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र, सभी लोग परिचित हैं इनकी कहानी से। विश्वामित्र के कारण इनको खुद को भी बेचना पड़ा डोम के हाथ हरिश्चंद्र घाट पर। बाद में इसका नाम हरिश्चंद्र पड़ा। और अपनी पत्नी तारा को और बेटे को उन्होंने एक माली को बेच दिया था, जिसमें बरसात में बच्चा माँ के साथ जा रहा था और कोबरे ने काट लिया और बच्चा मर गया। और माँ बच्चे को साड़ी में लपेट कर इसी जगह पर आती है और अपनी ड्यूटी पर अड़े हुए हरिश्चंद्र उनसे टैक्स मांगते हैं, ये कर चुकाओ तभी यहाँ पे जलाने दूंगा बच्चे को डालने। जब वो नहीं कुछ कर पाते तो कहते नहीं तुम्हें तो देना ही पड़ेगा। तो वो तारा, लाचार तारा, अपने आंचल को फाड़ती है और कहते हैं कि उसी समय सब सीन बदल जाता है। ईश्वर आते हैं सामने और विश्वामित्र प्रकट होते हैं कि मैंने ही रूप बदल के तुम्हारी परीक्षा लेनी चाहिए थी। ऐसी कथा है। तो उसके नाम पर चूंकि हरिश्चंद्र का यहाँ पर दिखाया गया है, डोम के हाथ बिके थे, यहाँ रहते थे और यहाँ वो लाठी लेकर पहरा देते थे। साहित्यों में भी इसका वर्णन है, पुराणों में भी वर्णन है। ये अयोध्या के राजा थे, रामचंद्र के पूर्वज थे। नेक्स्ट, ये है हमारे औरंगजेब की मस्जिद। औरंगजेब भी गंगा के घाटों से बहुत प्रभावित थे। एक्चुअली मुगलों के समय में भी गंगा के प्रति, बनारस के प्रति लोगों में काफी हमदर्दी थी। अकबर ने भी विष्णु का और शिव का मंदिर बनवाया था बनारस में। तो औरंगजेब ने गंगा के घाट पर, गंगा के किनारे एक मस्जिद बनवाया जो औरंगजेब की मस्जिद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, ये है प्रसिद्ध गोल्डन टेम्पल, काशी विश्वनाथ का मंदिर है। इस मंदिर को कहते हैं कि सबसे पहले इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने एक छोटा सा मंदिर, साधारण सा मंदिर के रूप में स्थापित किया था। और बाद में ये मंदिर जो है, यह सिखों के गुरु रंजीत सिंह ने इसे सोने से मढ़वा दिया था। तो 1585 में टोटलमल ने भी इसका उद्धारण किया। फिर 1669 में औरंगजेब ने इस मंदिर को फिर से तोड़ा और इसको त्रस्त नस्त कर दिया और उसके बाद फिर से इसका उद्धार करना पड़ा लोगों को, फिर से बनाया गया ये मंदिर। और इसके पास ही ज्ञानवापी मंदिर है, मस्जिद है सॉरी,
और उस मस्जिद और इस मंदिर को लेकर काफी झगड़ा चलता आ रहा है, सदियों से चलता आ रहा है, आज भी। खैर अब तो थोड़ा कुछ उसका कोर्ट बीच में आया, कुछ हुआ है, अभी इसका ज्यादा डिटेल मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ, आज की डेट पर मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ कि ये मंदिर बहुत पतली पतली गलियों में है, क्योंकि जहाँ ज्ञानवापी है, मेन रोड है, वहां पे मस्जिद मेन है आगे की तरफ। तो इतनी भीड़ होती है, इतने यात्री आते हैं इनका दर्शन करने कि इनको गलियों में मेन रोड पर बाम्बू का लेन बनाकर इनको डाला जाता है। तो इस बात को शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फील किया, देखकर भीड़ को, कितनी दुर्दशा, पानी नहीं, खाना नहीं, लाइन में लगे हुए हैं सब। तो गंगा से डायरेक्ट कॉरिडोर, विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसका नेक्स्ट स्लाइड दिखाएंगे तो मैं बताती हूँ। ये कॉरिडोर का काम शुरू हो गया है गंगा के घाट से, और ये कॉरिडोर सीधे विश्वनाथ जी के टेम्पल पर जाएगा, काशी विश्वनाथ के गोल्डन टेम्पल तक पहुंच रहा है। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात कि इस बीच में जितने भी पुराने मकान आए हैं उनको काफी अच्छा पैसा दिया गया है, और सबने खुशी खुशी अपना घर इस कॉरिडोर को बनाने के लिए दिया है। वहां के एक दुकानदार से मैंने पूछा, खुद पूछा जानने के लिए कि आप लोगों का तो बहुत नुकसान हो रहा होगा, और फिर आप लोगों ने ऐसे कैसे अपनी जमीन दे दी? तो उन्होंने बताया, नहीं, बाबा के नाम पे हमने जमीन दी है, और हमें बिल्कुल राइटिंग में लेटर दिया गया है कि जब सब कुछ तैयार हो जाएगा तो हमारे नाम पर दुकान अलॉट होगी, और तब हमारा भविष्य आज से भी बहुत अच्छा होगा। मुझे जानकर खुशी हुई कि चलिए, किसी को निराश नहीं किया गया, कोई दुखी नहीं है इस कॉरिडोर के कारण। ये कॉरिडोर पूरा गंगा से सीधे आप उतरिए नाव से और काशी विश्वनाथ चले जाइए, आपको गलियों में भीड़ में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पैसा। ये संकट मोचन मंदिर है, ये यूनिवर्सिटी रोड पर ही है। महामना मदन मोहन मालवीय ने इसे बनवाया था, क्योंकि छात्रों का बड़ा विश्वास है, संकट हरई सराई हरई सब पीड़ा। तो ये अपने एग्जाम टाइम पर आते हैं रोज, यहाँ बड़ी श्रद्धा है, और बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है बनारस का संकट मोचन मंदिर। तो यहाँ पर दर्शन करने की अपार भीड़ रहती है, विजिटर्स भी बहुत आते हैं, बंदरों से तो भरा हुआ है ये मंदिर। नेक्स्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है भारत माता का। ये स्वतंत्रता संग्राम के समय बनाया गया था, और यहाँ पर मंदिर देवी भारत माता मतलब ही हमारा भारत का ये मैप था, यही भारत माता का मंदिर था। और यहाँ से हमारे स्वतंत्रता सेनानी निकले हैं। काशी विद्यापीठ शिव प्रसाद सिंह गुप्ता ने बनवाया था, काशी विद्यापीठ, जहां पर देशभक्ति की शिक्षा प्रमुख रूप से दी जाती थी। लाल बहादुर शास्त्री मुख्य रूप से नाम लेना चाहूंगी, इसी काशी विद्यापीठ से थे। और यहाँ पर लोगों में उस समय देश आजाद नहीं था, तो जन जन में ये देशभक्ति की भावना जगाने के लिए इस मंदिर में पूजा अर्चना होती थी। और पूजा, भारत माता का मंदिर तो बनाया ही था जो सिंबॉलिक था, साथ में ये भारत का नक्शा था कि इसके हम 1 इंच जमीन भी किसी को लेने नहीं देंगे। नेक्स्ट। ये जैनियों का मंदिर है, बनारस पार्श्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ जी का जन्मस्थल भी है। दिगंबर, मेरे ख्याल से दिगंबरों का है, दिगंबर जैन का, कि गुरु थे वो। नहीं, दोनों के थे, पूरे जैन संप्रदाय के। ओह, जैन संप्रदाय के थे। यस। तो ये मंदिर भी वहां बहुत प्रसिद्ध है। वैसे उनका जन्म तो सारनाथ में हुआ था, मैं आगे देखती हूँ है क्या। नेक्स्ट। ठीक कह रही हैं। अच्छा, थैंक यू। ये है तुलसी मानस मंदिर। ये तुलसी मानस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है कि फर्स्ट फ्लोर पर दीवारों पर पूरा का पूरा रामचरित मानस खुदा हुआ है, लिखा हुआ है, पूरा रामचरित मानस। और सेकंड फ्लोर पर आप जाएंगे तो पौराणिक कथाओं को पपेट्स के रूप में चित्रित किया गया है, कि वो चलती रहती है, पपेट्स अपना शो करती रहती है, म्यूजिक बजती रहती है, भजन कीर्तन चलते रहते हैं, और वातावरण बहुत सुंदर लगता है सेकंड फ्लोर का। नेक्स्ट। ये है मंकी मंदिर, मंकी टेम्पल इसको भी कहते हैं। ये अन्नपूर्णा मंदिर है, इसे रानी बांगाला ने बनाया था। एक मिनट, ये किसी नातौर की रानी, महाराष्ट्र के किसी स्टेट की रानी ने इसे बनवाया था। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि कालिया मर्दन आप सब लोग परिचित होंगे, कि कृष्ण ऊपर से यमुना में कूदते हैं, कालिया नाग के ऊपर
आते हैं। वो यहाँ की कृष्ण लीला बहुत प्रसिद्ध है कि कालिया मर्दन की लीला यहाँ पर साल में एक बार बहुत सुंदर होती है, बहुत भीड़ होती है उसे देखने के लिए। नेक्स्ट, ये है काशी विश्वनाथ मंदिर बीएचयू का। कहते हैं द टॉलेस्ट टेम्पल टावर इन द वर्ल्ड। ये एक्चुअली तो बिरला मंदिर है। जहां भी आपको घंटियां दिखाई देंगी सिंबल, समझ जाइए कि बिरला मंदिर है। और बीएचयू में महामना मदन मोहन मालवीय के साथ बिरला जी का, घनश्याम दास बिरला की बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। और आपको आधा बीएचयू बिरला का ही दिखेगा। बिरला मंदिर, बिरला हॉस्टल, जहीं भी बिल्डिंग्स देखेंगी तो आपको सब जगह बिरला का घंटा दिखाई देगा। तो ये काशी विश्वनाथ मंदिर है बीएचयू का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। नेक्स्ट, ये है संस्कृत यूनिवर्सिटी। पहले ये संस्कृत कॉलेज था। बनारस शिक्षा का बहुत पुराना केंद्र है। बहुत समय ब्रिटिश काल में घर घर में संस्कृत पाठशालाएं थी और वेदोच्चारण होता था और संस्कृत लोग पढ़ते थे। और आपको याद होगा, आप अभी भी देखेंगे तो जितने भी आचार्य आपको मिलेंगे वो सबको आचार्य की उपाधि, डिग्री जो है बनारस से ही मिली है। कोई व्याकरणाचार्य है, कोई ज्योतिषाचार्य है, कोई साहित्याचार्य है, कोई आयुर्वेदाचार्य है। तो वल्लभाचार्य, जगतगुरु शंकराचार्य, जितने भी आचार्य हैं उनकी वह डिग्री, उपाधि है, उन्होंने आचार्य काशी से किया है। इसलिए वो लोग अपने नाम के आगे आचार्य शब्द लगाते हैं। और वह आचार्य जो है आज इक्विवेलेंट टू मास्टर्स डिग्री हो गया है। और सबसे बड़ी बात कि एनी बेसेंट ब्रिटिश पीरियड की बिल्डिंग है। एनी बेसेंट ने जब देखा कि संस्कृत की एजुकेशन, इतने लर्नेड लोग हैं, छोटे छोटे कमरों में पढ़ाई करते हैं, तो उन्होंने ये बिल्डिंग बनवाई थी और इसका नाम संस्कृत कॉलेज दिया था। और कहा था कि इसमें सब छात्र आए, उनको सारी सुविधा दी जाए संस्कृत के पढ़ने वालों को, और यहाँ पर वो लोग अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे। और बाद में चलकर जब बहुत संख्या बढ़ गई, सारे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे सब जगह एफिलिएटेड स्कूल्स इनके हो गए, तो अब ये काशी, ये विश्वविद्यालय का रूप ले लिया है। और आज ये सेंट्रल गवर्नमेंट का की यूनिवर्सिटी है, संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय। नेक्स्ट, ये रविदास जी का स्मारक है गंगा के किनारे। कहते हैं नानक तक यहाँ दर्शन करने आए थे रविदास जी का, ऐसा लिखा गया है। नेक्स्ट, ये हमारे कबीर हैं, विश्वव्यापी कबीर, जिनकी मान्यताओं से, जिनका अनुसरण हमको लगता है सभी लोग दिल से करते हैं। ये जाति के तो कहते हैं ब्राह्मण थे, लेकिन जुलाही ने इनका ब्रॉटअप किया था। ये बनारस में ही पैदा हुए थे। सारी दुनिया मोक्ष पाने के लिए बनारस आती थी, लेकिन हमारे कबीर मोक्ष, सारी जिंदगी बनारस में थे, मोक्ष पाने के लिए मगहर चले गए थे। और इन्होंने ये जो ताना बाना गुना, इसी ताने बाने में इन्होंने पूरा जीवन दर्शन, फिलोसफी ऑफ लाइफ लाकर सामने रख दिया। पूरा रहस्य इन्होंने इसी ताने बाने में गुथा था और यहीं से उनको मिला था जो आज इतनी मान्यता जिसको मिल रही है। तो संत कबीर हैं जिनके लिए सब धर्म समान था। नेक्स्ट, ये है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। कहते हैं इसकी स्थापना 1914 में मदन मोहन मालवीय ने संत अंतर सिंह मस्तुबारा के द्वारा करवाई थी। और उन दिनों मदन मोहन मालवीय एक स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत बड़े सत्याग्रही थे। और उन्होंने जब देखा कि ब्रिटिश ने ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्थापना हुई जब, और उससे स्वतंत्रता संग्राम में एक नई क्रांति आ गई थी, बहुत बड़ा बदलाव आया, तो उन्होंने कहा कि चलो फिर हम एक हिंदू विश्वविद्यालय भी रखते हैं, तो जो बचे कुचे हैं वो भी स्वतंत्रता संग्राम में कम से कम शामिल हो जाएंगे। इस उद्देश्य से उन्होंने ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी थी और इसकी स्थापना की थी। और सबसे पहले इन्होंने यहाँ से संस्कृत पाठशाला शुरू की, और संस्कृत पाठशाला का भी नाम उन्होंने रणवीर विद्यालय रखा, रणवीर संस्कृत विद्यालय पाठशाला। और उसके बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाया। और ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय 7 माइल्स में है, गंगा के किनारे है। और इसका सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि ये यहाँ पर विश्व के
हर कोने से लोगों ने आके शिक्षा ग्रहण किया है और यहाँ पर पढ़ाई की है। और यहाँ पे कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जो जिसकी पढ़ाई ना होती हो, हर भाषा आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और इसीलिए कहते हैं, इनका मंगलाचरण भी यही है कि मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी। इस यहाँ का गीत है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का। और यहाँ के हॉस्टल्स, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है पूरी, यहाँ का हॉस्पिटल, यहाँ का अभी आगे और आएगा, बताती मैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये है महामना मदन मोहन जी की मूर्ति जो बाद में स्थापित की गई बीएचयू गेट के सामने लंका चौहानी पर, जहाँ की मैं आपको बताऊंगी कि पहलवान की लस्सी बहुत फेमस है, वहाँ पहलवान की कचौरी भी बहुत फेमस है, वहाँ के पहलवान की जलेबी भी बहुत फेमस है। तो एक पहलवान का नाम लेंगे तो आपको कचौड़ी भी मिलेगी, जलेबी भी मिलेगी, और क्या मलाई रबड़ीदार खुशबूदार लस्सी भी मिलेगी लंका चौहानी पर। नेक्स्ट, ये है बीएचयू का म्यूजिक, ये आर्ट सेक्शन। उसका गेट हमने लिया था, बाद में हटा दिया, बहुत लंबा हो रहा था। ये अंदर आर्ट गैलरी है, यहाँ के बहुत फेमस आर्ट गैलरी है। और आप कभी जाएंगे बनारस तो काशी विश्वनाथ मंदिर बीएचयू का जब जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि यहाँ के स्टूडेंट्स अपनी पेंटिंग फुटपाथ पर लगा के बैठे रहते हैं। हम लोग गए तो हम लोगों ने उसमें से कुछ फोटोज, कुछ उनकी पेंटिंग्स उठाई, और मन में ये था क्या पता ये स्टूडेंट कल को जाकर कोई बहुत बड़े आर्टिस्ट साबित हो जाएं, तो कम से कम हमारे पास इनकी पेंटिंग रहेगी तो हम लोग कहेंगे हाँ हमने इनको देखा था। तो काफी लोग, काफी टूरिस्ट इनकी पेंटिंग खरीदते विश्वनाथ मंदिर के सामने फुटपाथ पर। ये इनकी गैलरी है, ये बहुत फेमस इनका आर्ट गैलरी है। नेक्स्ट, ये है काशी विश्वनाथ की गली, जहां से होकर हम विश्वनाथ मंदिर जाते हैं। ये काशी विश्वनाथ की गली जो है बड़ी ही अनूठी है। यहाँ चूड़ियों के व्यापारी आपको मिलेंगे, पीतल के तांबे के बर्तन मिलेंगे, लकड़ी के खिलौने मिलेंगे, सिंदूरे मिलेंगे, और हाथ का क्राफ्ट वर्क भी आपको बहुत मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ये कितनी भी बारिश हो, इस बारिश में भी आप इस गली में घुस जाए तो आपके पर एक बूंद भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों तरफ 4-4 मंजिल के मकान है और उन सब मकानों के नीचे खाने पीने की दुकान है। कहते हैं कि काशीवास करने वाले इन्हीं गलियों में, घरों में ऊपर रहते थे और दिन भर भजन कीर्तन करते थे, शाम को गंगा, सुबह शाम गंगा जाते थे, और फिर लौट कर यही नीचे भी उनके बरामदे में, आज भी है बरामदे में दुकानें, उस बरामदे की दुकानों से अपना खाना पीना लेकर ऊपर जाके खा के सो जाते थे। तो ये विश्वनाथ गली इसके लिए बहुत फेमस है। इसका एक डार्क पार्ट भी है जो अब काफी हट गया है क्यूटो बनाने के चक्कर में, कि यहाँ पे सांड और बैल, आपको गाय बहुत मिलते थे पहले, कि कहीं भी जाइए तो गोबर ही गोबर मिलता था हमारे जमाने में। लेकिन अभी इस बार हम गए हैं तो काफी चेंज हो गया है, काफी बदल गया है बनारस। चलिए नेक्स्ट, बनारस, बनारसी साड़ी, बनारसी सिल्क, बनारसी तोप और बनारसी ऑर्गेन्जा के लिए फेमस है। और ज्यादातर ये काम जो है लहरतारा में होता है, और जगह जगह ये लघु उद्योग धंधा है, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। ये लोग बनाते हैं और डब्बों में ले लेकर आते हैं व्यापारियों के पास, और वे व्यापारी इनसे खरीद कर बेचते हैं, उस पे पॉलिश कराकर। इनके पास से कच्चा माल आता है। और ये व्यापारी, आपको पता है, मोनोपोली है गुजरातियों की, पूरा पक्का माल हमारा गुजरातियों का है, और सारे के सारे गुजराती ही इनके मेन मर्चेंट हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं गुजराती लोग। चलिए नेक्स्ट, ये है रामनगर का किला, काशी नरेश का किला, जो आज भी है, जिसमें मैंने पूरा आपको दिखाया नहीं, केवल एक सिंबॉलिक दिखा रही हूँ कि ये गंगा के किनारे है बिल्कुल। और कहते हैं एक बार अंग्रेजों ने काशी नरेश को पकड़ने की कोशिश की थी, तो यहीं से वो गंगा में कूदकर क्रॉस करके बनारस पहुंच गए थे और छिप गए थे, अंग्रेज उनको पकड़ नहीं पाए थे। और इसके साथ एक कहानी और जुड़ी हुई है। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री का घर भी रामनगर में है, और कहते हैं कि वो बहुत गरीब थे, बहुत गरीब में, और काशी विद्यापीठ में पढ़ते थे, उसके लिए उनको काशी आना पड़ता था। तो ऐसा मैंने कहानियों में पढ़ा है कि उनका कोई मित्र कपड़ा लेकर दूसरे छोर पर खड़ा रहता था, और ये रामनगर से तैर कर
उस पार पहुंचते थे और मित्र उनको कपड़ा देता था तो पहन के काशी विद्यापीठ पढ़ने के लिए जाते थे, ऐसा कहते हैं। तो ये किला है, इसमें आधा में ये काशी नरेश खुद रहते हैं, प्रेजेंट काशी नरेश विभूति नारायण जी, अभी उनका बेटा भी है, और आधा इन्होंने म्यूजियम बना दिया है। नेक्स्ट, अब हम पहुंचते हैं सारनाथ। सारनाथ महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपना धर्म का उपदेश इन 5 डिसाइपल्स को दिया था सारनाथ में, इसीलिए सारनाथ बौद्धों का अपने 4 तीर्थों में से बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ माना जाता है। नेक्स्ट, ये है तिब्बतन मंदिर, सारनाथ का गोल्डन टेम्पल। इससे पहले कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं, मैं आपको बता दूं कि जहां जहां बौद्ध के अनुयायी हैं, उन सभी देशों ने अपना अपना एक एक मंदिर सारनाथ में बनाया है। और यही कारण है कि बनारस का एयरपोर्ट जो है आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। यहाँ आपको ये तिब्बतन मंदिर मिलेगा, गोल्डन टेम्पल, बहुत ही सुंदर है। नेक्स्ट, ये चाइना टेम्पल है, चाइना वालों ने यहाँ पर मंदिर बनाया है, और इसके अंदर का मैंने डिलीट कर दिया है, महात्मा बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति है, ये गोल्डन मूर्ति है लेटी हुई। ये चाइना टेम्पल है सारनाथ में। नेक्स्ट, ये बुद्ध लॉन्गेस्ट बुद्धा की स्टैचू है, और इसके कई पार्ट हैं आसपास, लेकिन मैंने आपको मेन गेट का दिखा दिया कि बुद्धा की टॉलेस्ट स्टैचू है यहाँ पर सारनाथ में। नेक्स्ट, हाँ, ये है बुद्धा टेम्पल। थोड़ा सा मैं यहाँ पे, ये तिब्बतन है, वो वाला शायद बैंकॉक का है। मैं थोड़ा, मुझे आप इसको गूगल करिएगा, जब मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि ये तिब्बतन है कि वो तिब्बतन में और बैंकॉक में। मुझे लगता है ये बैंकॉक वाला है। बैंकॉक वाला है ना, तो फिर वो गोल्डन वाला ही वो तिब्बतन। ठीक, तिब्बतन है। यस, करेक्ट, थैंक यू इना, थैंक यू। ये आपने बताया कि ये बैंकॉक वाला मंदिर है। नेक्स्ट, अच्छा, फ्लैग है, ये भी चाइना टेम्पल का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट, ये बुद्धिस्ट टेम्पल है, बनाया गया है। नेक्स्ट, हाँ, अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहूंगी कि यहाँ पर क्या नाम था उसका, कौन सा बुद्धिन, एक मिनट, उसका नाम ही मैंने भूल गया। एक मुगल सम्राट था, उसने पूरा का पूरा सारनाथ को रुइन कर दिया था। यहाँ पर बहुत अशोका पीरियड में वास्तुकला का ये बहुत बढ़िया उदाहरण था। ये स्तूप है, इसको बाद में फिर से बनाया गया, और ये खुदाई में सब निकला है, जितना है सब खुदाई में निकला है अशोका पीरियड में, क्योंकि अशोका ने भी लास्ट में आकर बौद्ध धर्म ले लिया था, तो उन्होंने सारनाथ को बहुत सुंदर बना दिया था। लेकिन उसके बाद ये खुदाई में सब निकला है, और खुदाई में जो कुछ भी निकला है उसको वहां के म्यूजियम में रखा गया है, और ये उसी का एक रूप है, खुदाई का ही रूप है। ये स्तूप भी फिर से बनाया गया है, और इसमें कहते हैं कि बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। कुतुबुद्दीन था, कौन था पता नहीं। और Next. बुद्धा ने पहला प्रवचन यहीं दिया था अपने 5 शिष्यों को। जी हाँ, वो तो मैंने बिगनिंग में दिखाया आपको फर्स्ट। वो यही स्तूप के पास ही था। उसका हाँ। नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन कर वो बुद्दीन कर रही हूँ। कुतुबुद्दीन ने गिराया था, पूरा रुइन करके रखा था। करेक्ट, थैंक यू बलजीत जी, अच्छी कंपनी मिल रही है मुझे साथ। हाँ, अब तो ये खुदाई का सब दृश्य है, ये स्तूप है, धामक स्तूपा। चलिए नेक्स्ट। और अशोका के समय में वास्तुकला को बहुत बढ़ावा दिया गया था, तो अब इसको जो जो अशोका ने बनाया था उसको कॉपी कर करके यहाँ पर बनाया गया है। तो ये अशोक चक्र है। ये अब अशोक ने जो बनाया था वो तो एक ही पिलर में कटिंग करके बनाया था, और उसके चारों तरफ पट्टियों पर 32 कीलियों वाला ये चक्र बनाया गया था, जो कि आज हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार का सिंबल है।
तो ये अशोका का एक ही पत्थर पर कटिंग करके बनाना एक बहुत तारीफ की बात थी वो, और ये तो अभी नया बनाया गया है, उसका एक अंश टूटा हुआ यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा गया है सारनाथ में, जो ओरिजिनल था। नेक्स्ट, ये है संग्रहालय आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम सारनाथ, जिसके अंदर रूइन, जो खुदाई के बाद जो चीजें मिली हैं वो रखी गई हैं। नेक्स्ट, ये एक मैं आपको एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे दिखा रही हूँ, टूटे टूटे अंश ये रखे गए हैं, ये जो मिले हैं खुदाई में, और फिर मैं आपको आंखों देखा वर्णन इसका बता देती हूँ कि आप इसमें जाएंगे तो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े और उस पर छोटे छोटे पत्थर की कटिंग्स रखी गई हैं, और ये सर्वे वालों ने उस पर डेट भी डाल के रखी है और जगह जगह पे रखा गया है, और कई कई जगह हमको खाली मिले जहां पर लिखा गया है कि इट इज बोरोड बाय चाइना, कि उनके यहाँ जब कभी एग्जीबिशन लगता है तो वो यहाँ से बोरो करते हैं। तो बोरो करने में भी काफी चीजें निकल गई थी, लेकिन वहां नोट पे लिखा हुआ था दिस इज बोरोड बाय दिस कंट्री, दिस इज बोरोड बाय चाइना। जब वो लोग एग्जीबिशन करते हैं तो यहाँ के संग्रहालय से लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा खुदाई में जितनी चीजें मिली हैं इस म्यूजियम में रखी गई हैं। ये म्यूजियम भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, देखने लायक जगह है। नेक्स्ट, I feel this is over. हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ अपनी अगली बात। ये तो हो गया हमारा सब कुछ जो कि मतलब हिस्ट्री बनारस की। अब मैं आपको बताऊंगी कि बनारस के घराने, बनारस संगीत का, साहित्य का, कला का बहुत ही माना हुआ शहर है। गंगा यमुनी तहजीब के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ पर सब धर्म के लोग रहते हैं, रहते चले आ रहे हैं शुरू से, और यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं रहता है। यहाँ आपको बिस्मिल्लाह खां की शहनाई मिलेगी, और नहीं केवल बिस्मिल्लाह खां, यहाँ छोटे छोटे गरीब झोपड़ों में भी शहनाई वादक आपको मिलेंगे, जो कि होली के दिन घर घर जाकर शहनाई बजाते हैं और नेग इकट्ठा करते हैं। यहाँ पर आपको बिरजू महाराज का घराना मिलेगा। यहाँ पर आपको चुन्नू महाराज तो अभी लेटेस्ट ही हैं, वो तो वहां पे है ही हैं, और बिस्मिल्लाह खां मैंने बताया ही, और इसके साथ संत कबीर, संत तुलसीदास, संत रविदास ये तो है ही, और बीएचयू के बहुत फेमस आपको मिलेंगे। शांति स्वरूप भटनागर का नाम मैं आपको बताऊंगी कि जिन्होंने साइंटिस्ट अवार्ड, यंग साइंटिस्ट अवार्ड शुरू किया है, बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड है, भटनागर अवार्ड लोगों को मिलता है। शांति स्वरूप भटनागर भी बीएचयू के ही थे। हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी भी बीएचयू से ही थे, बीएचयू के। और इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और हरिऔध जी, ये सब बनारस के ही थे, लेकिन इनका घर बहुत बहुत गलियों में था, और उनका किसी ने उद्धार इतना नहीं किया कि फोटो खींची जाए, और न ही मुझे कहीं विकिपीडिया में कहीं फोटो उनकी मिली, लेकिन मैंने वो घर उनके देखे हैं, बहुत पुराने स्टाइल के उनके घर हैं। इवन प्रेमचंद जी का भी घर बहुत पुराने स्टाइल का था, बहुत ही पुराना। कलम के सिपाही माने जाते थे, उपन्यास सम्राट माने जाते थे, और कहानियों की तो कोई उनके तुलना ही नहीं की जा सकती थी, लेकिन उन्होंने सारी जिंदगी गरीबी में गुजारी। और उनकी लोहता के पास आगे गांव में था उनका घर। उनकी मृत्यु के बाद उनके बच्चों ने, उनके रिश्तेदारों ने आगे आके बनारस शहर में एक घर बनाया अपना, लेकिन जब तक वो जीवित थे तब तक तो वो उसी घर में थे। बीच बीच में वो आते थे अपनी कहानियां लिखने के लिए, देने के लिए फिल्म इंडस्ट्री को, बॉम्बे आते थे, लेकिन बॉम्बे में भी उनका मन नहीं लगा, वो वापस फिर से बनारस चले गए थे। और कहते हैं अंतिम क्षण तक प्रेमचंद जी की लेखनी नहीं रुकी। उनका मंगलसूत्र निबंध जो था अंतिम निबंध था, जिन्होंने अपनी बीमारी की अवस्था में उन्होंने उसको पूरा किया था। और मैं चाहूंगी कि जैसे आप लोगों ने वो प्रोग्राम बहुत सुंदर दिया था कल, वैसी एक सीरीज प्रेमचंद की कहानियों की अगर आप लोग स्टार्ट करेंगे तो बहुत बहुत ही लाइवली रहेगा और बहुत ही सुंदर होगा। जरूर। और इसके बाद आप झांसी की रानी देखिए। झांसी की रानी भी बनारस से ही थी, उनका जन्म भी बनारस में था। प्रसिद्ध सितार वादक बताइए। रविशंकर जी। रविशंकर।
थे। उनका भी घर बनारस में ही है, रथ यात्रा पर उनका घर है। और वहां पे बनारस में एक्चुअली कहा जाए तो वो बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन है। पूरा का पूरा मोहल्ला ही किसी एक कम्युनिटी का है, हर कम्युनिटी के लोग हैं वहां। आपको महाराष्ट्रियन भी मिलेंगे, साउथ के भी हर तरह के लोग मिलेंगे। हमारे विद्यालय में हमारे टीचर्स भी महाराष्ट्र के थे, साउथ के थे, तो उनकी तो कई पीढ़ियां बनारस में गुजर चुकी हैं। काफी लोग बनारस शिक्षा के लिए आते थे और वहीं रह जाते थे, और वहीं पर उनकी कई पीढ़ियां आज तक चली आ रही हैं। और अब इसके बाद अगर कोई प्रश्न हो तो आप लोग हमसे पूछिए। और आज तो बनारस को क्यूटो का सपना पूरा करने के लिए, सही बात है, काफी कुछ हो गया है, लेकिन शहर के अंदर कुछ होना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन एयरपोर्ट तो बहुत सुंदर बन गया है। एयरपोर्ट से बाहर निकलिए तो आपको एक के ऊपर एक फ्लाईओवर दिखाई पड़ेंगे, लंबी लंबी बड़ी बड़ी सड़कें दिखाई देंगी, रिंग रोड दिखाई देगा। और काम तो काफी चल रहा है, देखिए कहाँ तक पहुंचता है। वीणा जी, और मैं अस्सी घाट भूल गई मैं, अस्सी घाट पर तुलसीदास जी अस्सी घाट पर बैठे थे। अस्सी घाट पर उन्होंने अपने प्राण छोड़े थे। वो कहते हैं ना, सन 1880 अस्सी घाट के तीर, तुलसी तजो श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर, अस्सी घाट पर। और आज अस्सी घाट इतना सुंदर बन गया है। कच्चा घाट था वो, बहुत पक्का घाट नहीं था, टूटा फूटा था, कि 5 बजे जितने भी टूरिस्ट जाते हैं वहां पर वो संगीत का आनंद लेने जाते हैं। सुबह सुबह 5 बजे गंगा के किनारे, वहां पर पूरा इंतजाम लोगों ने किया हुआ है, छोटा सा स्टेज बना है, और जितने भी वहां के आर्टिस्ट हैं विदाउट एनी पेमेंट वहां पर अपना परफॉर्म करते हैं सुबह 5 बजे जाकर। आप लोग कभी भी जाइए तो जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। यस, आई डिड दैट 2 साल पहले। तो हाँ? अस्सी घाट पे हमने देखा था मॉर्निंग में जो म्यूजिक होता है, इट्स वेरी हाँ? ब्यूटीफुल। आपने जो भी बताया ना म्यूजियम का, हाँ? यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैं कहना चाहूंगी कि आई हैव नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल म्यूजियम, सो क्लीन, इट्स अ बिग म्यूजियम, and the miniature paintings are the most beautiful paintings I ever have seen. That बहुत beautiful सुंदर है। miniature paintings in that museum. भारत आर्ट गैलरी बहुत Yes, बहुत वीणा काफी जी- बड़ी है, 2 फ्लोर है उसके, बहुत अच्छा है। हाँ जी। और मैं एक आपकी बात में ऐड करना चाहती हूँ, बिस्मिल्लाह खां के घर में हम गए थे। छोटी छोटी गलियां हैं, चूड़ियों का बाजार है, बहुत मुश्किल से ढूंढ के पहले हमने कहा बिस्मिल्लाह खां की हवेली। आपने जैसे बताया कि वो हवेली में गए तो बिल्कुल उनकी फोटोएं सबके साथ लगी हुई हैं। हमारे राष्ट्र में इतने बड़े लोगों का सम्मान बराबर नहीं हो पाता, तो हम उनके इंस्ट्रूमेंट देखना चाहते थे। एक कमरा बंद था जहाँ इंस्ट्रूमेंट है, बहुत पुरानी जीर्ण अवस्था में वो हवेली है, और उस हवेली में अभी उनके आगे 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 जो रिश्तेदार हैं वो रहते हैं। और रियली अगर आप देखें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि बिल्कुल। अरे बिस्मिल्लाह खां, इस हवेली में इतना पैसा था, उन्होंने कमाया, उन्होंने कभी अपने पास नहीं रखा, सब अपने रिश्तेदारों को दे देते थे उनके खाने पीने के लिए। So it was amazing to see Bismillah Khan in that place, you know. यस, बहुत ही गलियों में आप फोटो नहीं ले सकते उनके घरों की, पतली पतली सकरी सकरी गलियों में ये लोग रहते थे। हाँ, दुख हुआ एक्चुअली, देख के हमें ज्यादा दुख हुआ एक्चुअली। जी हाँ, तो वीणा जी, आप बनारस से हैं, मैं बनारस से हूँ। तो आप वापस कब जा रही हैं? मैं आपके साथ जा रही हूँ वापस। आप चलिए मेरे साथ, पहले तो मेरे साथ बॉम्बे चलिए, फिर वहां से हम टिकट लेके बनारस चलेंगे। ओके ओके, प्रॉमिस। अच्छा, एक आप बताइए वहाँ पे पान, वहाँ के पान बनारस और जाने के लस्सी लिए- की बात बताइए। हाँ। वहाँ की जो हाँ, लस्सी और बनारस का पान, पान, आप बनारस के किसी भी चौराहे पे जाइए, वहां का मगही पान, मगही पान जो है कोई पेड़ से, मतलब उनकी क्रीपर से नहीं निकलता है, उसका प्रोसेस होता है। छोटे छोटे नाजुक पत्तों को वो तोड़ते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसको बिल्कुल वाइट कर देते हैं, और उसका जो बीच में कत्था आता है, आप मुंह में डालिए तो एकदम गल जाता है, उसको चबाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मगही पान हमारे मुगल बादशाह लोग बहुत खाते थे, मगही पान। बनारस का मगही पान प्रसिद्ध है। और बनारस में अगर आप हमसे पूछिएगा कि मिठाई की कोई प्रसिद्ध दुकान, तो मैं आपको कहूंगी कि प्रसिद्ध दुकान में आप जाइएगा ही मत कभी भी। आप बनारस की गलियों में जाइए, ट्रेडिशनल छोटी छोटी दुकानें हैं, वहां की बंगाली मिठाई आप खा के देखिए, उसमें जो स्वाद है। वहां की वो जो छोटी छोटी कचौड़ियां बेचते हैं वो खा के देखिए, राम भंडार, शिव भंडार, कृष्ण भंडार, वो पुरानी पुश्तैनी 100 साल पुरानी दुकानें हैं उनकी।
पर वो एक बात चीज जो बताइए, है आपकी बड़ी दुकानों में नहीं मिलेगी। और वो लस्सी कैसे बनाते हैं बनारस वाले? बनारस की लस्सी में मेन तो है दही और बर्फ कूट के डालते हैं और मिट्टी के बर्तन में लकड़ी की मतनी से मथते हैं और बहुत ही धीरे 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 मथते हैं उसको फास्ट। आप कभी भी दही मिक्सी में मथिए और हाथ से मथिए तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। मिक्सी में जाते ही दही एकदम पतली हो जाती पतली है हो जाती है, यू आर राइट। और मथनी से मथिए, लकड़ी की मथनी से मथिए तो आपको एकदम थिक मक्खन की तरह रहेगी। मक्खन की तरह रहेगी, राइट। तो क्या वो पेड़े डाल देते हैं क्या ऊपर, और पेड़ा ना डालते ना हैं? ना, उसमें पेड़ा वेड़ा कुछ नहीं डालते, प्योर अच्छा, होती है बहुत दही। बहुत थिक होती है, दही जैसी लगती है। वही बर्फ की ठंडक से वो इतनी थिक हो जाती है। बर्फ पत्थर पे कूटते हैं, पाउडर करते हैं और वो ओह। पाउडर उसमें डाल के लकड़ी की मथनी से मथते हैं और उसके बाद वो कुल्हड़, बड़े कुल्हड़ छोटे कुल्हड़ में डालते हैं। उसके ऊपर से रबड़ी डालते हैं, गुलाब जल डालते हैं और दही के ऊपर जो मलाई लेयरिंग, जो कि यूएस में तो दिखती नहीं, खैर वो मलाई की लेयरिंग डाल के आपको देते हैं। दैट इज कॉल्ड बनारस लस्सी। वाह। पर एक बात बताइए, वो जो छोटी छोटी दुकानों में अगर अंदर जाके आप खाते हैं तो आप बीमार, सफाई पूरा होता है वहां पर, सफाई का इंतजाम? नहीं, सफाई का इंतजाम दुकानों में, जो चीज पकी हुई है, पकी हुई चीजों में तो कोई इन्फेक्शन की जरूरत नहीं है। इन्फेक्शन का ऐसा लगता नहीं है। फ्राइड, पर जो ठंडी चीजें हैं वो नहीं खाओ, गर्म चीजें खाओ। हाँ ठंडी चीजों में थोड़ा रिस्क लगता है, लेकिन वो Because- बड़ी ट्रेडिशनल। लेकिन वो दुकानें ऐसी हैं ना बलजीत जी की, बहुत छोटी छोटी हैं, वहाँ हाँ। लोग अकेले ही बनाते हैं। अच्छा हाँ, वहाँ पे बहुत लोग अंदर घुस नहीं पाते हैं। अच्छा वो अच्छा इंडिविजुअल दुकानें, अपने अपने घर की ट्रेडिशनल दुकानें हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा वीना जी, एक दूसरी आदमी बात, रहता है बस। एक जैसे- और बात बताइए, वहाँ हाँ। साड़ियाँ कैसे बिकती हैं? साड़ियां तो अभी देखिए, गंगा के किनारे जितने भी हवेलियां हैं बड़ी बड़ी, ये सब साड़ी व्यापारियों ने ले लिया है एक एक फ्लोर और वहां पे अपने अपने बोर्ड लगा दिया है। ज्यादातर लोग बोटिंग करने जाते हैं, वहीं से सीढ़ी चढ़ते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। वो सब बहुत ही ठग्गू लोग हैं बोली लगती है और ना? बहुत ठगते हैं वो लोग, उनसे तो लेना ही नहीं चाहिए। और सेकंड, आजकल एक नया ट्रेंड चला गया है कि बनारसी साड़ियों की फैक्ट्री, वो फैक्ट्री के नाम पे आपको टैक्सी वाला लेके जाएगा, वहां से कमीशन पाता है, वहां फैक्ट्री पे डालता है और फिर आप उससे कितना भी मांगे, भाई हमको प्योर सिल्क दो ना, अच्छा सिल्क दो ना, पैसों की बात मत करो, हमको बेस्ट दो ना, वो देगा ही नहीं, उसके पास रहता ही नहीं है, बेस्ट कहाँ से देगा। हाँ। बहुत ठगते हैं, इतना ठगते हैं। तो